वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज मैं आपको करवा रही हूँ करंट अफेयर्स और ये लास्ट वीक के करंट अफेयर्स हैं। इससे पहले भी करंट अफेयर्स की क्लास मैं आपको करवा चुकी हूँ और ये सारे करंट अफेयर्स जो मैंने लास्ट वीक करवाए और अभी करवा रही हूँ ये अक्टूबर के ही करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 20 के आसपास करंट अफेयर मैं आज आपको करवाऊंगी और ये एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं बल्कि आपको वन लाइनर फॉर्म में ही मिलेंगे, ताकि आपको जो जल्दी से जो एग्ज़ाम होने वाले हैं थोड़ा सा याद करने में आसानी रहेगी ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अब नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, तो कुछ नोबेल पुरस्कार मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ, कुछ मैं आपको करवाऊँ फिजिक्स के नोबेल पुरस्कारों के बारे में। ठीक है, तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे प्रदान किया जाएगा? ये है नाम वैज्ञानिक जॉन होपफील्ड और जेफरी हिंटन को। नाम क्या है? जॉन होपफील्ड और जेफरी हिंटन को। यानी दो लोगों को जो ये पुरस्कार मिलेगा ये किस क्षेत्र के लिए मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम तो एग्ज़ाम में पूछ लिए ही जाते हैं, लेकिन किस क्षेत्र में दिया जाएगा? ये दिया जाएगा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के भीतर मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने से जुड़े आविष्कार के लिए। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के भीतर मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने से जुड़े आविष्कार के लिए जेफरी हिंटन और जॉन होपफील्ड को दिया जाएगा फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार सन 2024 में। नाम के साथ साथ आप उनके किस काम के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है ये भी ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। ये भी दिया गया है आपके 3 लोगों को। फिजिक्स का दिया है 2 लोगों को, जॉन और जेफरी, और आप ऐसे याद कीजिए 2 स्टार्टिंग के नाम। और ये जो केमिस्ट्री का है दिया गया है 3 लोगों को। इस अवार्ड का आधा हिस्सा मिलेगा डेविड बेकर को। ठीक है, डेविड बेकर को किसके लिए मिलेगा? कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए। और बाकी जो हिस्सा है यानी आधा हिस्सा मिलेगा संयुक्त रूप से डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को। ठीक है, जो आधा हिस्सा मिलेगा वो मिलेगा डेविड बेकर को अब है जो इसका बाकी हिस्सा। ठीक है, तो आधा हिस्से ये मिलेगा संयुक्त रूप से डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को। ठीक है, किसको मिलेगा? डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को। किस चीज़ के लिए मिलेगा? प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए। ठीक है, तो मेनली ये प्रोटीन के लिए ही दिया जाएगा। और जो डेविड बेकर को दिया जाएगा कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए, और आपका जो डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को मिलेगा प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए। जैसे मैंने आपको भी बता रही थी मैं कि क्या करिएगा, आप इनके आधे आधे नाम याद कीजिए। ठीक है, फर्स्ट नेम याद कीजिए अगर आपको थोड़ा सा एग्जाम में याद रखना है चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत आसियान शिखर सम्मेलन। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपका 10 अक्टूबर के आसपास ये हुआ था 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। तो ये किस स्थान पर हुआ था? यह हुआ था, आपके देश का नाम है लाओस और लाओस की राजधानी वियंतियान है। अगर देश का नाम पूछ लिया जाता है तो लाओस में हुआ था 21वां, और जगह पूछ लिया जाए तो लाओस की राजधानी वियंतियान है। थोड़ा आसियान के बारे में जान लेते हैं। आसियान क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है आसियान। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र हैं आसियान में। और जो अब की बार जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन में क्या थी? भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की 10वीं वर्षगांठ थी। और 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की गई थी, और अब की बार 2024 में क्या थी? इसकी 10वीं वर्षगांठ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान के नए पीएम कौन बने? अभी हाल ही में जापान के नए पीएम बने हैं, वो हैं आपके शिगेरू इशिबा। ठीक है, तो जापान के नए पीएम कौन बने हैं? शिगेरू इशिबा। थोड़ा याद कर लीजिए, क्योंकि जापान है आपका, कुछ कंट्री ऐसी होती है ना, ब्रिटेन वगैरह, तो इनके रसिया वगैरह, तो कनाडा तो इनके आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वगैरह याद करेंगे तो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार। जो वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार है यह मिला है जापान के एक संगठन को जिसका नाम है निहो हिंदाक्यो। ठीक है, नाम क्या है? निहो हिंदाक्यो संगठन है आपका जापान का। अभी उन्हें क्यों मिला है पुरस्कार? परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए मिला है, क्योंकि शांति का मिला है तो शांति के पुरस्कार ऐसे ही क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ये मिला है परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए। अभी संगठन का मानना है कि दुनिया में परमाणु हथियारों का फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और आजकल आप अगर न्यूज़ में देखें तो उनके जो ये इनका जो सोच है कि परमाणु हथियारों का बंद इस्तेमाल हो जाना चाहिए, इस पर चर्चा भी चल रही है कि वाकई में क्या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल आगे बंद हो जाना
जाना चाहिए। जिस तरह से अभी ये वॉर चल रहे हैं, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की वार्निंग दी जा रही है, तो उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि इनको इस क्षेत्र में अगर शांति पुरस्कार मिला है तो इस सभी के लिए एक्सेप्टेबल है कि परमाणु हथियारों का जो है इस्तेमाल बंद हो जाना चाहिए, परमाणु हथियार बनने भी बंद हो जाने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए। किनको मिला है? जापान का एक संगठन है निहो हिंदाक्यो को। ये मैं ज़्यादा इसलिए बोल रही हूँ, बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो करंट अफेयर है, इस एग्ज़ाम में काम आएगा, 6 महीने तक काम आएगा। ठीक है, तो अभी ये चीज़ें रिसेंट हुई हैं तो एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, अब ये स्टैटिक के नहीं है तो थोड़ा सा पढ़ना ठीक रहता है। चारझुम मोटर सेतु भारत और किस देश के मध्य बना है? अब एक मोटर सेतु बना है चारझुम, यह बना है किसके मध्य? भारत और नेपाल के मध्य बना है चारझुम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? अभी एक 14वीं महारत्न कंपनी बनी है जिसका नाम है आपका HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसे दिया गया है आपका महारत्न कंपनी का दर्जा 14वीं। अब हमें 14वीं का है तो हम पता करेंगे कि 13वीं किसे दिया गया। तो इससे पहले पिछले साल अगस्त 2023 में ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसे OIL, ठीक है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को मिला था महारत्न कंपनी का दर्जा। दो क्या थी? 13वीं महारत्न कंपनी थी और 14वीं कौन सी बनी है अभी हाल ही में? HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एक एक चीज़ को दो दो बार बोलने का मतलब यही है ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। नेक्स्ट, अभी हाल ही में ऑरोरा देखा गया है, तो भारत में भी ये देखा गया, अमेरिका में भी देखा गया। तो भारत में जो ऑरोरा देखा गया है, लाल ऑरोरा, ये देखा गया 9 अक्टूबर को। और ये भारत में कहाँ देखा गया? यह देखा गया आपके लेह में। ऑरोरा ये ऑरोरा क्या होता है? ये सौर ज्वालाएँ हैं जो पृथ्वी के समीप थी और इनसे आकाश पूरा रंगीन हो गया था। तो भारत में ही दिखाया गया आपको लेह में। तो लाल ऑरोरा 9 अक्टूबर को दिखाया गया भारत के लेह में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। हमने अभी तक करा आपका रसायन कर लिया, हमने शांति कर लिया, फिजिक्स कर लिया। अब हम आगे अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार पे। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार भी इस बार दिए गए हैं 3 लोगों को। नाम क्या है? डेरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। नाम क्या है? डेरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। अब जो ये नाम है, ये नाम आप क्या करीजिएगा, वही मैं आपको बार बार बता रही हूँ। आप क्या कीजिएगा, इनके फर्स्ट नाम याद कीजिए, डेरॉन साइमन जेम्स। जैसे आप अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता याद करते हैं, डेरॉन साइमन जेम्स याद कीजिए। एग्जाम में 100% आपको चीज़ बिल्कुल क्लिक कर जाएगी माइंड में। ठीक है, चलिए अब इन्हें क्यों दिया गया है? संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, इस पर अध्ययन के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसके लिए दिया गया है? संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं। ठीक है, हम हर चीज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में अगर डिटेल पूछ लिया गया तो हम ये नहीं कह सकते एग्जामिनर को कि क्वेश्चन ऐसा, पेपर ऐसा क्यों बनाया, आउट ऑफ सिलेबस था, टफ पूछ लिया। हमेशा अपनी तैयारी अच्छी रखिए। आसान आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने जो पढ़ा टफ आ जाता है तो आप टफ पढ़ के भी जाइए। ठीक है ना, तो हमेशा तैयारी को लेवल ऊंचा रखना चाहिए, भले एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आए। ठीक है, तो ये 3 नाम आप ऐसे रख लीजिए, अगर आप चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं, डेरॉन साइमन जेम्स। और ये मैंने बता दिया कि किसके लिए दिया गया, संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, इस पर अध्ययन के लिए इन्हें यह प्रदान किया गया था। अभी आप कंटिन्यू न्यूज़पेपर में इनके बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, कोलकाता हवाई अड्डे पर उतरने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान कौन सा है? तो ये है बेलुगा XAL। कोलकाता हवाई अड्डे पर एक विमान उतरा जो दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान था, ये था बेलुगा XAL। हालांकि इसका भारत में कोई काम नहीं था, ये शायद कुछ अपना एनर्जी वगैरह, फ्यूल वगैरह के लिए ये कलकत्ता हवाई अड्डे पर उतरा था और इसको जाना चाइना था और ये कहीं साउथ ईस्ट कंट्री से आया था। ठीक है, फिलहाल जानकारी ये है कि ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान था बेलुगा XAL, उतरा ये कोलकाता हवाई अड्डे पे। चर्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में अभी क्या हुआ है, न्याय की देवी की प्रतिमा चेंज हुई है। अब उसमें आँखों में क्या परिवर्तन किया गया है? आँखों से पट्टी हटा दी गई थी, काली पट्टी थी पहले, तो वो पट्टी क्या है, हटा दी गई है। ठीक है, और वो पट्टी हटाने का कारण यही है कि अब ये माना जा रहा है कि जो
कहा जा रहा था कि कानून अंधा है, तो कानून अंधा नहीं है, बल्कि वो सबको समान रूप से देखता है और सबको देखता है। ठीक है, तो ये वो है इसमें पहला परिवर्तन, आँखों से पट्टी हटा दी गई है। कुछ और चेंजेस भी इसमें हुए हैं, जैसे उसका स्वरूप पूरी रूप से भारतीय बनाया गया है। तो अब उसमें तो उसे सफ़ेद साड़ी पहनाई गई है। हाथ में तलवार की जगह क्या रखा गया है? हाथ में पहले तलवार थी, अब रखी गई है संविधान की पुस्तक रखी गई है, भारतीय संविधान की पुस्तक रखी गई है हाथ में। आँखों से पट्टी हटा दी गई है। भारतीय स्वरूप इसको दिया गया है, साड़ी का रंग सफ़ेद किया गया। आपका मिशन यूरोपा, ठीक है। संविधान की देवी के परिवर्तन विषय हमने पढ़ लिया। ये बिल्कुल लेटेस्ट खबरें मैं आपको बता रही हूँ, लेटेस्ट करंट अफेयर्स। और एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है ना कि महीने भर पहले के करंट अफेयर पूछ ले। जैसे आपका अभी ये मिशन यूरोपा है, तो ये मिशन यूरोपा अभी न्यूज़ में आया है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन इससे क्या बनता है कि मिशन यूरोपा किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका मिशन यूरोपा है, ये लॉन्च किया गया आपके अमेरिका द्वारा, ठीक है। किस देश द्वारा किया गया है? अमेरिका द्वारा। क्योंकि इसे नासा ने किया है। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की है। नासा ने क्या किया है? नासा ने एलियन की तलाश के लिए एक नया मिशन बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर लॉन्च किया है। क्योंकि इसे लॉन्च किया गया है बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर, इसलिए इसका नाम मिशन यूरोपा रखा गया है। अब जो ये चंद्रमा है यूरोपा, वो किसका है? आपका बृहस्पति ग्रह का। ये भी आपको जानकारी हो गई। किसकी तलाश करनी है? एलियन की। दूसरा इसका जो पॉइंट है, यूरोपा पर छिपे विशाल महासागर में जीवन के लिए उपयुक्त हालात तलाशने का नासा का एक अंतरिक्ष यान रवाना किया गया है। तो अंतरिक्ष यान को किसके लिए भेजा गया है कि यूरोपा पर जो विशाल महासागर छिपा हुआ है उसमें जीवन के लिए उपयुक्त हालात है या नहीं। और इसी से आगे बात निकलती है कि वहाँ पर एलियन की खोज के या एलियन के लिए क्या क्या है, मिशन यूरोपा लॉन्च किया है आपके नासा ने। एक अभी खबरों में आया था, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स कहाँ स्थित है? रानीखेत, उत्तराखंड। तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स किसको बोलते हैं? रानीखेत, उत्तराखंड में है। और ये किसने बसाया था? ये अंग्रेजों ने यहाँ पे विकसित किया था रानीखेत में, ठीक है। अभी मिले हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023, और ये 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 किसको मिले हैं? सबसे प्रथम इसमें कौन सा है? प्रथम राज्य आपका विजेता है उड़ीसा, तो प्रथम नंबर पे उड़ीसा। दूसरे स्थान पे इसमें उत्तर प्रदेश रहा है। जो गुजरात और पुडुचेरी है, इनको संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है, ठीक है। तो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के विजेता की बात की जाए तो विजेता आपका उड़ीसा हो जाता है। फिर है अभी संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन, अभी 15 और 16 अक्टूबर को संपन्न हुआ है, ठीक है। इतना अगर न्यूज़ देख रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे, तो सभी को जानकारी हो गई होगी कि ये शिखर सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है। आपका पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हो रहा है। और यहाँ पर भारत की ओर से भाग लेने गए हैं, वो हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिन्हें भारत का चाणक्य भी कहा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, ईश्वर ऐप का संबंध किससे है? ईश्वर ऐप का संबंध है आपका जल स्रोतों के सर्वे से। और रुड़की में जल से संबंधित एक सरकारी आपका राष्ट्रीय संस्थान है, तो उस संस्थान ने ईश्वर ऐप डेवलप किया है जल स्रोतों के सर्वे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अक्टूबर 2024 को फ्लोरिडा में आने वाले तूफान का नाम क्या है? फ्लोरिडा के पश्चिमी तट पर अभी हाल ही में 9 अक्टूबर 2024 को एक तूफान टकराया, बहुत उसने तबाही फैलाई, तो उसका नाम है आपका मिल्टन। और वहाँ पे ये क्या है, जो तूफान है उसको हरिकेन कहते हैं। तो जो ये फ्लोरिडा में हरिकेन आया, इसका नाम क्या है आपका? मिल्टन। कब आया? 9 अक्टूबर 2024 को। लास्ट क्वेश्चन है, दुनिया की 8000 मीटर यानी 26,246 फीट ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बना है? तो जितनी भी चोटियां हैं, 14 चोटियां हैं 8000 मीटर से ऊंची, तो उसमें सबसे कम उम्र का व्यक्ति बना है 18 वर्षीय नेपाली पर्वतारोही नीमा रिंजी शेर्पा। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि वो किस देश का है, तो वो देश है आपका नेपाल का, नाम है नीमा रिंजी शेर्पा। कहाँ चढ़ा है? दुनिया की 8000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बना हुआ है। तो आज हमने लगभग 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करे हैं, जो लगभग लास्ट वीक से इस वीक के हैं। तो एक वीडियो मैंने पिछले दिया था आपको करंट अफेयर का। अभी आपके जो करंट अफेयर चल रहे हैं अक्टूबर के चल रहे हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।